जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण से संबंधित दिशा निर्देश के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई के बीच होगी, जिसके तहत 17 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वे 17 प्रश्न कौन कौन से हैं, इसका वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है। इस कड़ी में आज हम लोग उन 17 प्रश्नों के उत्तर के संबंध में चर्चा करेंगे, जिससे कि बिहार जाति आधारित गणना की गणना प्रपत्र में विकल्प एवं कोड के चयन में सहायता मिल सके। तो चलिए बिहार जाति आधारित गणना के क्रम में प्रश्नों के उत्तर से संबंधित दिशा निर्देश को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको शिक्षा विभाग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलता रहे। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करें तो परिवार के सदस्य का पूरा नाम। इसके अंतर्गत हमें सभी सदस्यों का पूरा नाम लिखना है। गणना प्रपत्र में देवनागरी लिपि में एवं मोबाइल ऐप में अंग्रेजी में नाम प्रविष्ट करना है। नाम की स्पेलिंग सही लिखने के लिए परिवार के किसी पढ़े लिखे या किसी परिचय पत्र का सहारा ले सकते हैं। प्रथम चरण के उपरांत अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कोई सदस्य परिवार के साथ नहीं रहता है तो उनका नाम गणना प्रपत्र में नहीं लिखा जाएगा, परंतु मोबाइल ऐप में उनका नाम एवं उनके पिता या पति का नाम लिखा जाएगा। साथ ही विकल्प में मृत्यु या यहाँ नहीं रहते हैं चुना जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करें तो पिता या पति का नाम। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्य के पिता या पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में विभिन्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहली स्थिति, अगर किसी परिवार के किसी महिला द्वारा अपने बच्चे के पिता का नाम सामाजिक कारणों से नहीं बताया जा रहा है तो वहां उपस्थित किसी दूसरे व्यक्ति से महिला के पति का नाम पूछकर प्रविष्ट करना है। अगर महिला किसी अन्य कारणों से पति का नाम नहीं बताना चाहती है तो उन्हें बाध्य न करते हुए पिता या पति के स्थान पर माता का नाम लिखा जा सकता है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो अगर पिता या पति की मृत्यु हो चुकी हो तो नाम के आगे स्वर्गीय या मरहूम शब्द का उपयोग किया जा सकता है। अब साथियों, प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा करते हैं, परिवार के प्रधान से संबंध। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है परिवार के प्रधान से संबंध। प्रश्न से तात्पर्य है कि परिवार के सदस्यों का परिवार के प्रधान पर सीधे रूप से निर्भर व्यक्ति ही उस परिवार में गिने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीधे रूप से निर्भर का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने लालन पालन, शिक्षा एवं अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए परिवार के प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो, जिसमें माता पिता, पुत्री पुत्र, बहन भाई, वधू दामाद, दादी दादा, नानी नाना, पोता पोती, नातिन नाती, सास ससुर हो सकते हैं, बशर्ते कि वह परिवार के प्रधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हो। यदि किसी कारणवश कोई अन्य संबंधी जैसे कि देवर, भाभी, भतीजा, भतीजी, भागिन, भगिनी आदि भी परिवार के साथ स्थायी रूप से रहते हैं तो उन्हें विकल्प अन्य संबंधी एवं कोड संख्या 10 में अंकित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत आयु को रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर परिवार में प्रत्येक सदस्य के द्वारा जो बताई जाएगी वही प्रविष्ट करना है। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जांच या अवलोकन किया जाना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए परिवार द्वारा बताई गई उम्र ही अंकित करना है। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत लिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सदस्य का लिंग सामान्यतया स्त्री और पुरुष के रूप में दिए गए विकल्प के अनुसार लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी लिंग होगा वह विकल्प अन्य 03 के अधीन अंकित किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी। साथ ही इसकी पुष्टि नहीं कराई जाएगी और न ही किसी अन्य व्यक्ति से लिंग के संबंध में जानकारी साझा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत वैवाहिक स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रविष्ट की जानी है। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के सभी सदस्यों का वैवाहिक स्थिति अंकित करना है, जो कि निर्धारित विकल्प एवं कोड के अनुसार होगा। लेकिन
वैवाहिक स्थिति का पता करते समय हमें 5 स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, अविवाहित, विवाहित, विधवा या विधुर, संबंध विच्छेद और अंत में तलाकशुदा। तो आइए साथियों, इन 5 स्थितियों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला, अविवाहित। जहां तक अविवाहित की बात करें तो जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसे अविवाहित की श्रेणी में रखा जाएगा, परंतु हमें इस बात का ध्यान देना है कि इस संबंध में उस व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना ही अंतिम मानी जाएगी। जहां तक विवाहित की बात है तो गणना की तिथि तक वैसे सभी व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाएगा जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहित हों। इस संबंध में किसी भी प्रकार के साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी। विधवा या विधुर की बात करें तो विवाहित जोड़े में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो विधवा या विधुर के श्रेणी में रखा जाएगा। और वहीं संबंध विच्छेद की बात करें तो पति या पत्नी का वैदिक दृष्टि से वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया हो तो उस स्थिति में उन्हें संबंध विच्छेद का विकल्प चयन किया जाएगा। तलाकशुदा की बात करें तो पति या पत्नी का संबंध धार्मिक आधार पर समाप्त हो चुका हो तो तलाकशुदा विकल्प का चयन किया जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें धर्म संबंधी आंकड़े प्रविष्ट करनी है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में परिवार के प्रत्येक सदस्य का धर्म के संबंध में सूचना दी जानी है। इस प्रश्न के उत्तर जानने के क्रम में हमें निम्नलिखित स्थितियां से गुजरना पड़ सकता है। पहला, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म के लिए प्रपत्र में निर्धारित विकल्प का चयन करना है, जो कि 1 से 6 तक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन धर्मों के अलावा कोई अन्य धर्म को पालन करने वाले लोगों को विकल्प अन्य धर्म 07 के अधीन रखा जाएगा। गणना क्रम में कोई धर्म नहीं मानने वाले अगर लोग हैं तो उनको कोई धर्म नहीं विकल्प के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो जाति के संबंध में आंकड़े प्रविष्ट करने हैं, जो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है। इस प्रश्न के जवाब में परिवार के सभी सदस्यों के जाति से संबंधित आंकड़े की प्रविष्ट करनी है, जिसके लिए विकल्प एवं कोड निर्धारित किए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित 203 जातियों के अलावे विभिन्न जिला पदाधिकारियों एवं आयोग से प्राप्त जातियों का समावेश होने पर अब कुल जातियों की संख्या 215 हो गई है। गणना प्रपत्र को 215 जातियों के नाम एवं उनके निर्धारित कोड के अनुसार भरना है। उपजातियों की गणना नहीं की जाएगी। यहाँ ध्यान है कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में उपजातियों का नाम ठीक वैसा ही बोला जाता है जैसा कि जाति की सूची में किसी अन्य जाति का नाम अंकित है। इसलिए प्रगणक एवं पर्यवेक्षक पूरी सतर्कता से प्रत्येक व्यक्ति की जाति सही अंकित करेंगे। इस पॉइंट है, अन्य राज्यों के निवासी या किसी अपरिहार्य स्थिति के लिए विकल्प अन्य 216 का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए जातियों की सूची एवं उनके लिए निर्धारित विकल्प एवं कोड के अलावे कोई भी जाति किसी भी परिस्थिति में अंकित नहीं करना है। यहाँ अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति या जाति का आधार उनके पिता की जाति के आधार पर होगा, न कि माता के आधार पर। साथियों, आप जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति की जाति उनके पिता के जाति के आधार पर होती है, तो गणना क्रम में यह बात हमें ध्यान अवश्य रखना है कि किसी भी व्यक्ति की जाति पिता के जाति के आधार पर होगी। अगर किसी परिवार में पुरुष सदस्य का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसका क्रमांक भरा जाना है। जाति आधारित गणना क्रम में प्रगणक या पर्यवेक्षक के द्वारा किसी भी व्यक्ति से जाति संबंधी किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी, संदेहास्पद स्थिति को छोड़कर। अगर किसी व्यक्ति की जाति यदि जाति सूची में अंकित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में 3 संभावनाएं हो सकती है। पहला, वह व्यक्ति एवं उसका परिवार किसी अन्य राज्य का मूल निवासी हो और बिहार में तात्कालिक रूप से किसी प्रयोजन से रह रहा हो। ऐसी स्थिति में गणना प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप में राज्य अंकित किए जाने के स्थान पर उस व्यक्ति का मूल राज्य का नाम लिखा जाएगा और उनके द्वारा बताई गई जाति का नाम गणना प्रपत्र में लिखना है। साथ ही मोबाइल ऐप में अन्य 216 की प्रविष्टि की जाएगी। यदि वह व्यक्ति और उसका परिवार अपने आप को बिहार का मूल निवासी बताते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार में किसी पुरुष सदस्य का सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाएगी। उसमें
अंकित जाति को गणना प्रपत्र में एवं मोबाइल ऐप में प्रविष्ट की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति या परिवार के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो और उनके द्वारा अपने संबंधियों से अलग जाति बताई जाती है जो कि जाति की सूची में नहीं है तो तुरंत प्रगणक या पर्यवेक्षक के द्वारा अंचलाधिकारी को सूचित किया जाएगा। अंचलाधिकारी के निर्देशानुसार ही प्रगणक एवं पर्यवेक्षक उस व्यक्ति या परिवार की गणना करेंगे। अंचलाधिकारी के द्वारा कारण सहित आदेश पारित किया जाएगा और उसकी प्रति प्रगणक या पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी सकारण आदेश के आधार पर ही प्रगणक एवं पर्यवेक्षक उस व्यक्ति या परिवार की जाति का नाम प्रपत्र में एवं मोबाइल ऐप में अन्य 200 विकल्प का चयन करते हुए करेंगे। प्रश्न संख्या 9, शैक्षणिक योग्यता। इसके अंतर्गत हमें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि करनी है। इस प्रश्न के अधीन व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में सूचना अंकित की जानी है जिसके लिए 5 विकल्प एवं उनके कोड दिए गए हैं। साथियों, शैक्षणिक योग्यता की जब बात होगी तो हमें विभिन्न स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। तो पहला है, जो कभी विद्यालय नहीं गए हैं या उन्हें अक्षरों की पहचान नहीं है उसे पूर्व प्राथमिक की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके उपरांत शैक्षणिक योग्यता को वर्गवार एवं विषयवार विस्तृत विकल्प एवं कोड के अनुसार अंकित किया जाएगा। वैसे स्नातक विषय जिनका उल्लेख कोड में नहीं है तो उन्हें विकल्प स्नातक अन्य 30 की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण व्यक्ति जिनके विषय एवं कोड अंकित नहीं है तो वह स्नातकोत्तर अन्य 41 की श्रेणी में रखे जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कार्यकलाप अर्थात रोजगार से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी। इस प्रश्न के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के कार्यकलाप अर्थात रोजगार से संबंधित उत्तर अंकित किया जाना है। इस हेतु 15 विकल्प एवं कोड निर्धारित किए गए हैं। कार्यकलाप से तात्पर्य संबंधित व्यक्ति के कार्य से है। पहला, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से तात्पर्य सरकार केंद्र या राज्य के द्वारा संचित निधि से पूर्णतया या अंशतः संपोषित संस्था में नियमित, नियोजित या संविदा आदि पर कार्यरत हों। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी से तात्पर्य है कि किसी भी कल कारखाना, संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान इत्यादि में काम करने वाले लोग जिनका भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा या दोनों मिलता हो उन्हें प्राइवेट नौकरी के श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही विभिन्न सरकारी संस्थान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय या गर्ल, कार्यपालक सहायक आदि भी प्राइवेट नौकरी के श्रेणी में अंकित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है असंगठित क्षेत्र। आइए साथियों देखते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार हमें आंकड़े की प्रविष्टि करनी है। तो इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो कल कारखानों में काम करते हैं लेकिन उन्हें भविष्य निधि या ESIC से आच्छादित नहीं किया गया है। साथ ही घरेलू कामगारों को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। स्वरोजगार। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति जो किन्हीं के द्वारा नियोजित नहीं किए गए हों तथा वो अपना रोजगार करते हैं उन्हें स्वरोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। कृषक या काश्तकार। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति आएंगे जो स्वयं की स्वामित्व की भूमि या बटाईदार की भूमि पर फसलों को उगाने, बागवानी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, सेरीकल्चर आदि करते हों। खेतीहर मजदूर। इस श्रेणी में ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त क्षेत्रों से संबंधित अकुशल कार्य में मजदूर के रूप में कार्यरत हों। अकुशल से तात्पर्य उपरोक्त क्षेत्रों के कार्यों में कम या कुछ भी कौशल अथवा विशेष अनुभव की आवश्यकता न हो। निर्माण मजदूर। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो निर्माण क्षेत्र से जुड़े हों जैसे राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का हेल्पर, गेट ग्रिल बनाने वाले, निर्माण क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले मशीन को चलाने वाले आदि। अन्य मजदूर। उपरोक्त अंकित क्षेत्रों को छोड़कर वे सभी मजदूर जो किसी भी असंगठित क्षेत्र में नियोजित हों उन्हें अन्य मजदूर की श्रेणी में रखा जाएगा। मिस्त्री। इस श्रेणी के अधीन वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो कुशल श्रमिक हों जिसे कार्य में अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल अर्जित किया हो जैसे AC मिस्त्री, टेलीविजन, बिजली उपकरण की मरम्मत करने वाले मिस्त्री आदि। भिखारी। मांग चांग कर गुजर बसर करने वाले व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाएगा। कचरा बीनने की बात करें तो कचरा चुनकर उसे बेचने वाले व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाएगा।
इसके बाद है साथियों अन्य श्रेणी। किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। साथ ही वृद्ध, बीमार, जो रोजगार करने की इच्छुक नहीं हो, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो, उन्हें भी इसी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। विद्यार्थी, विद्या अर्जन करने के साथ साथ कोई अंशकालिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भी इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। गृहिणी की बात करें तो गृह कार्य करने वाली महिला को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। साथियों, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ भी नहीं करते होंगे, तो उनके लिए भी एक श्रेणी बनाया गया है, कुछ भी नहीं करने वालों की श्रेणी। इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी कौशल एवं आयु के दृष्टिकोण से योग्य हों और पिछले 4 सप्ताह से काम की तलाश में लगातार लगे हुए हों। उन्हें कुछ नहीं करने वालों की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो आवासीय स्थिति के संबंध में आंकड़े प्रविष्ट करनी है। इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के आवास की स्थिति से संबंधित आंकड़े सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए गणना प्रपत्र में 5 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। इस संबंध में निम्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पक्का मकान, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट आदि से बनी हुई मकान जिसकी छत भी ईंट, कंक्रीट की बनी हो, उसे पक्का मकान की श्रेणी में रखा जाएगा। झोपड़ी की श्रेणी, यदि मकान का छत घास, पुआल, लकड़ी, बांस, मिट्टी आदि की बनी हो तो उन्हें झोपड़ी की श्रेणी में रखा जाएगा। खपरेल या टीन की छत की श्रेणी की बात करें तो यदि मकान के ऊपर की छत लोहे की सीट, एस्बेस्टस की सीट, खपरे की छत, टीन की छत आदि की बनी हो तो उसे इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा, भले ही दीवार पक्की ईंट या कंक्रीट की क्यों न बनी हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है साथियों कि अगर कोई मकान ऐसा है जिसके ऊपर एस्बेस्टस की सीट है, अगर उसकी दीवार ईंट या कंक्रीट की बनी हुई है तो भी वह खपरेल या टीन की छत की श्रेणी में ही आएगा। आवासहीन की श्रेणी, वैसे व्यक्ति या परिवार जिन्हें रात्रि विश्राम हेतु छत नहीं हो, जो तिरपाल, कपड़े की टेंट आदि में रहते हों या पुल पुलिया के नीचे अर्थात बेघर परिवार को इस श्रेणी में रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो अस्थायी प्रवासी स्थिति, इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति या परिवार को रखा जाएगा जो रोजगार या शिक्षा प्राप्त करने हेतु गणना स्थान से किसी अन्य स्थान पर पिछले 6 महीने से या उससे अधिक अथवा 1 वर्ष से कम समय के लिए गणना क्षेत्र से बाहर रहते हैं और उपयुक्त प्रयोजन समाप्त होने पर गणना क्षेत्र में स्थायी रूप से लौट जाने वाले हों, परंतु वैसी स्थिति जब कोई व्यक्ति न कि परिवार 1 वर्ष से अधिक समय से मुख्य प्रयोजन के लिए गणना क्षेत्र से बाहर हों, लेकिन उसके माता पिता या भाई बहन, पत्नी एवं बच्चे रहते हैं तो वह अस्थायी प्रवासी की श्रेणी में माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैसे व्यक्ति या परिवार जो अन्य राज्यों में परिवार के साथ 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवासित हो गए हों और उसी स्थान पर अपनी जीविका या सांसारिक कार्य करते हों और निकट भविष्य में आने की संभावना 9 के बराबर हो तो वैसे परिवार की गिनती नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बिहार के किसी अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से प्रवासित हो तो यथासंभव उनकी गणना प्रवासी स्थान पर ही कराई जाए। अगर परिवार द्वारा उनकी गणना भी परिवार के सदस्यों के रूप में करने हेतु कहा जाए तो उस स्थिति में प्रगणक के द्वारा मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के द्वारा सभी जानकारी ली जाएगी। साथ ही उन्हें यह भी सूचना दिया जाएगा कि वह अपनी गणना प्रवासी स्थान पर नहीं कराएं, अन्यथा दोहरी प्रविष्टि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि यदि वैसे परिवार या व्यक्ति जिन्हें प्रथम चरण के परिवार सूची में सम्मिलित किया गया है परंतु द्वितीय चरण में वह परिवार या व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उनके संबंध में व्यक्ति या परिवार नहीं रहता है का विकल्प मोबाइल ऐप में अंकित किया जाएगा और गणना प्रपत्र पर इसी आशय का प्रमाण पत्र प्रगणक द्वारा अंकित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो कंप्यूटर अंतर्गत परिवार या व्यक्ति से कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि की जाएगी। अब प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो मोटर यान से संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि की जाएगी। इस संबंध में 6 विकल्प और उनके कोड दिए जाएंगे। यदि किसी परिवार के सदस्य के पास 1 से अधिक प्रकार के मोटर यान उपलब्ध हो तो उसे सबसे बड़ा और महंगा मोटर यान विकल्प की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो इसके अंतर्गत कृषि भूमि से संबंधित आंकड़े की प्रविष्टि की जाएगी। कृषि भूमि से तात्पर्य उन सभी भूमि से है जिस पर कृषि, स्थायी चारागाह, अस्थायी घास के मैदान, अस्थायी पड़ती भूमि, मुर्गी पालन करने वाली भूमि, मधुमक्खी, सेरिकल्चर आदि की जाती हो। कृषि भूमि के अधीन माप के हिसाब से
10 विकल्प और उनके कोड दिए जाएंगे। परिवार के द्वारा बताए गए माप को विकल्प के आधार पर भरा जाएगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी। यदि बंटवारा नहीं हुई है तो परिवार के प्रधान के नाम के सामने परिवार की भूमि अंकित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो आवासीय भूमि के अंतर्गत वैसे भूमि जो वास हेतु योग्य हो तथा जिस पर परिवार निवास करता हो या भविष्य में निवास करने हेतु रखा गया हो को इस श्रेणी में रखा जाएगा। इस प्रश्न के जवाब के लिए कुल 7 विकल्प दिए जाएंगे। वैसे परिवार जिनकी गणना बेघर श्रेणी में किया गया है, साथ ही वैसे परिवार जिनके पास कोई आवास न हो और न ही कोई बहुमंजिला इमारत में फ्लैट हो, लेकिन वह लगातार किराए के मकान में रहते हों और परिवार के किसी सदस्य के पास भूमि नहीं हो, उसे विकल्प 001 के अंतर्गत प्रविष्टि की जाएगी। और सबसे अंतिम प्रश्न साथियों 17वां नंबर, सभी स्रोतों से मासिक आय। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 7 विकल्प एवं उनके कोड निर्धारित किए गए हैं, जो कि प्रश्न संख्या 10 में अंकित कार्यकलाप या रोजगार के आधार पर प्राप्त आय के अनुसार अंकित किया जाएगा। साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सभी स्रोतों से जो मासिक आय होगी वो कार्यकलाप के आधार पर ही होगी, यानी कि रोजगार करेंगे तभी तो मासिक आय आएगी, उसके आधार पर ही इस प्रश्न का जवाब होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार अपनी मासिक आय बताने में असमर्थ है तो प्रगणक या पर्यवेक्षक के द्वारा उस व्यक्ति के कार्यकलाप की पूर्ण जानकारी लेकर उस स्थान की मजदूरी से प्राप्त आय की जानकारी प्राप्त कर उस व्यक्ति या परिवार की सहमति के उपरांत निर्धारित विकल्प का चयन करना है। अन्य कार्य से मासिक आय की अगर बात करें, विद्यार्थी, गृहिणी एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी आय कुछ नहीं है, तो इस स्थिति में आय का आकलन संभव नहीं है, तो इनके लिए विकल्प लागू नहीं 08 रखा जाएगा। तो साथियों फिलहाल बिहार जाति आधारित गणना को लेकर यही खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही इस संबंध में कोई नई सूचना आती है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए खबर के साथ। धन्यवाद।